साइप्रस के दौरे पर पीएम मोदी, सर्वोच्च सम्मान से किया गया पीएम मोदी का स्वागत। बिजनेस गोलमेज बैठक को पीएम ने किया। नई दिल्ली में आपदा प्रतिक्रिया बलों का सम्मेलन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया संबोधन। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बयान, डबल इंजन सरकार के कार्यों को गिनाया, पिछली सरकारों पर भी कसा तंज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम रेखा गुप्ता का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने केंद्र के 11 साल और दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे करने की बात करते हुए कहा कि मुझे बहुत खुशी है, केंद्र ने 11 साल और दिल्ली सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली में डबल इंजन सरकार ने जिस तरह से काम करना शुरू किया है वह सराहनीय है। केंद्र ने हमेशा दिल्ली के लिए काम किया है, लेकिन दुर्भाग्य से पिछली सरकार ने न तो उनके प्रयासों को पहचाना, न ही उन्हें श्रेय दिया है। लेकिन आज जब हम दिल्ली को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमें बेहतरीन बुनियादी ढांचे के विकास में केंद्र से महत्वपूर्ण सहयोग मिल रहा है। बहुत ही खुशी है कि केंद्र के 11 साल और दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हुए और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने दिल्ली में काम करना शुरू किया। केंद्र पहले भी दिल्ली के लिए बहुत सारे काम करते रहे, परंतु अफसोस इस बात का था कि पिछली सरकार ना उन्हें रिकॉग्नाइज करती थी, ना ही क्रेडिट देती थी। पर आज जब दिल्ली में हम देखते हैं कि बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर में केंद्र से हमें मदद मिली, 1,25,000 करोड़ का हमें इंफ्रास्ट्रक्चर रोडवेज के माध्यम से मिला। इसी तरीके से आयुष्मान जैसी बड़ी योजनाएं जो पहले दिल्ली में लागू नहीं थी, उसमें हमें पूरा केंद्र का सहयोग मिला। हमने आरोग्य मंदिर खोले, हमने एक एक चीज, यहां तक कि जो लैंडफिल साइट्स हैं उसमें भी अमृत 2 के माध्यम से केंद्र ने फंडिंग की। हर प्रोजेक्ट में केंद्र कंधे से कंधा मिलाकर के दिल्ली के साथ में काम पहले भी करता रहा है, अब भी कर रहा है। पर फर्क इतना है कि केंद्र के 11 साल और अब दिल्ली के 100 दिन मिलकर एक और एक 11 जैसा फील होता है। इकट्ठा लगता है, संगठित लगता है, कोई एक दूसरे को कोस नहीं रहा, सब मुस्कुराते हुए काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें सरकारों से होती है, वो अब डबल गति के साथ में आगे चल पा रही है। और अभी तो ये शुरुआत है। मैं समझती हूं कि आगे आगे और अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम होगा। दिल्ली में जितने भी टारगेट्स हम लोगों ने लिए हैं, चाहे वो वायु प्रदूषण से लेकर है, चाहे यमुना सफाई का है, कूड़े के पहाड़ का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जल और बिजली का है, हर चीज पे बेहतर काम हो पाएगा और ट्रिपल इंजन की सरकार अपनी पूरी परफॉर्मेंस देगी। सीएम रेखा गुप्ता का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि लुधियाना के ऋषिनगर में जो जनसैलाब और उत्साह देखा, उसने साफ कर दिया है कि पंजाब की जनता अब बदलाव चाहती है। यह उपचुनाव सिर्फ एक राजनीतिक घटनाक्रम नहीं, बल्कि बदलाव का बड़ा संकेत है। पंजाब की सरकार आज उन नेताओं की कठपुतली बनकर रह गई है जिन्हें दिल्ली की जनता ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता द्वारा नकारे गए लोगों को पंजाब पर थोपकर यहां की जनता के साथ विश्वासघात किया। भारतीय जनता पार्टी की वह पार्टी है जो कि पंजाब को ही विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था की गारंटी दे सकती है। भाजपा का संकल्प है पंजाब की मिट्टी, संस्कृति और सम्मान की रक्षा करते हुए हर वर्ग के उत्थान के लिए काम करना। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कृषि क्षेत्र के सशक्तिकरण और किसानों के कल्याण हेतु आपका समर्पण और प्रयास प्रेरणादायक है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और राष्ट्र सेवा की इस यात्रा में निरंतर सफलता प्रदान हो। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पंजाब आगमन पर फतेहगढ़ साहिब जिले के सरहिंद में बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिले आत्मीय स्वागत और प्रेम और सम्मान हेतु मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। आप सभी का राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण, संगठन के प्रति निष्ठा और ऊर्जा अत्यंत प्रेरणादायी है। माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी मिलकर विकसित भारत और सशक्त पंजाब के संकल्प को साकार करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं।
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को राष्ट्रीय राजधानी के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश की 107वीं जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह, वरिष्ठ मंत्रियों और विधायकों और स्वतंत्रता सेनानियों ने वरिष्ठ नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। अहमदाबाद विमान हादसे पर कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने दुख जताते हुए कहा कि इस हादसे में जिन लोगों की जान गई है यह वाकई दुखद है। गुजरात के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी पीड़ितों में शामिल थे। यह बहुत दुखद क्षण है। मैं सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। वो लोग जो इस हादसे में मारे गए बहुत ही दुखद है। हमारे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री वो भी हादसे का शिकार हुए, बहुत ही दुख की बात है और मैं सभी दिवंगत आत्माओं के लिए शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। कनाडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन के लिए सिख बच्चों का इस्तेमाल किया जाने पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वैश्विक परिदृश्य पर प्रधानमंत्री का कद इस पर कोई राय नहीं है और ठीक है, वह कूटनीति, शांति आदि की सभी ताकतों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी आवाज, उनकी सलाह और उनकी शांति हर जगह मांगी जाती है। On the global scene, there are no two views on it. All right, he represents all the forces of diplomacy, peace, etc. And his voice, his counsel, his his calming thing is sought everywhere. He is on the way for the G7 summit. That in and of itself is a very important development. But on the way, he has already stopped in Cyprus. Cyprus is also important. Opposition वाले कह रहे किस देश का साइज है क्या? 55 के देश की इंपॉर्टेंस कंट्री के लैंड एरिया से होता है। लैंड एरिया से होता हो तो इजराइल के जरा लैंड एरिया देखना कितना है, या और किसी की जनसंख्या से होता है। बड़े बड़े जनसंख्या, लार्ज पॉपुलेशन वाले देश हैं। Cyprus is an important friend, an important ally, has been for a long time, and it is also assuming the presidency of the European Union next year. Equally, G7 में हमारे कनाडा के साथ bilateral issues हैं, उसके बारे आपको जानकारी होनी चाहिए. Those bilateral issues, I think the new government which has been elected there, it has given the right indication that they want to, walk back on some of the earlier developments. और उसके ज़्यादा I think this should be enough for a comment. Then on the way back. Now look, it's very easy. You can do the journey in 15 hours, 16 hours, or stop and work all the way. And the Prime Minister, as most of you know, he works around the clock. So I commend him for that. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राहत आयुक्तों एवं आपदा प्रतिक्रिया बलों के सम्मेलन में भाग लिया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राहत आयुक्तों और आपदा प्रतिक्रिया बलों के सम्मान और सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज पूरा विश्व आपदाओं को लेकर चिंतित है, लेकिन हम सभी के लिए यह आनंद का विषय है कि 10 वर्षों में एनडीएमए और एनडीआरएफ और सीडीआरआई ने भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक लीडर बनाने के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। महत्वपूर्ण शिविर 2 दिन का इसकी शुरुआत होने जा रही है। विगत 2 वर्ष से गत वर्ष और इस वर्ष हमने राहत और आपदा प्रबंधन दोनों से जुड़ी हुई सभी एजेंसियों के वर्कशॉप को, उनकी मीटिंग को एकत्रित कर एक ही मीटिंग के अंदर, एक ही वर्कशॉप के अंदर ढेर सारी एजेंसियों को एकत्रित कर एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ विचार का ये मंच बनाने का काम किया है। गत वर्ष के शिविर के बहुत अच्छे परिणाम भी मिले हैं, क्योंकि एक साथ मुख्य सचिव, राहत आयुक्त, निर्देशक होमगार्ड, अग्निशमन सेवा के महानिर्देशक, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनडीएमए, एनआईडीएम और सभी अर्धसैनिक बल के मुखिया अगर एक ही मंच पर उपस्थित होते हैं
और विचार विमर्श होता है तो स्वाभाविक रूप से कमियों को दूर करने में और पूरे देश को आपदा के सामने लड़ाई में सुसज्ज करने में बड़ा फायदा होता है। मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है और मैं मानता हूं कि ये परंपरा को और सुदृढ़ करना चाहिए। आभासी तरीके से इसमें हर बार कुछ न कुछ जिलों को और कुछ न कुछ आपदा के दृष्टि से संवेदनशील तहसीलों को भी जोड़ने की परंपरा एक बार शुरू करनी चाहिए, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर जो विचार होता है वो धीरे धीरे जिला और तहसील स्तर पर भी परकोलेट करने में हमें सहायता मिले। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज पूरा विश्व आपदाओं से चिंतित है, मगर हम सब के लिए आनंद का विषय है कि 10 साल के अंदर एनडीएमए, एनडीआरएफ और सीडीआरआई, ये 3 संस्थाओं ने भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने के करीब ले जाकर खड़ा कर दिया है और ये हम सब के लिए बड़ा आनंद का विषय। एनडीएमए ने नीति विषयक संरचना करना, शोध कार्य करना, अनेक प्रकार के अभ्यास के लेखों को लोगों तक पहुंचाना, कई एप्स बनाना और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नीति विषयक विषयों का एनडीएमए ने बहुत अच्छा किया है। और एनडीआरएफ की मैं बात करता हूं तब मेरे ही विभाग के तहत काम करने वाला संगठन है, मगर मैं बेझिझक होकर कह सकता हूं कि पूरे देश में एनडीआरएफ ने अपनी एक छवि बनाई है, ख्याति भी अर्जित की है और सम्मान भी प्राप्त किया है। और एनडीआरएफ के संरचना में एसडीआरएफ का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। एसडीआरएफ के जवानों को एनडीआरएफ के तर्ज पर ट्रेन करने के लिए भी एनडीआरएफ ने बहुत बड़ा काम किया है। और जब मैं कहता हूं कि भारत ग्लोबल लीडर बनने के कगार पर है, तब हमने वैश्विक स्तर पर भी सीडीआरआई के माध्यम से ढेर सारी प्रसिद्धि भी प्राप्त की है और स्वीकृति भी प्राप्त की है। मित्रों, ये 10 साल के अंदर डिजास्टर रिस्पांस के लिए ये दशक जो है बड़ा परिवर्तनकारी दशक माना जाएगा। जब भी भारत के डिजास्टर रिस्पांस का इतिहास लिखा जाएगा, ये 10 साल संक्रांति काल के 10 साल के रूप में इतिहास को इसको नोट करना पड़ेगा। ये 10 साल में क्षमता, गति, दक्षता और सटीकता, ये चारों क्षेत्रों में हमने बहुत नोंधपात्र सिद्धियां हासिल की हैं। हमने न केवल क्षमता को बढ़ाया है, इसको संवर्धित कर सातत्यपूर्ण तरीके से तहसील तक पहुंचाने का काम किया है। हमने गति का भी ध्यान रखा है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट के किसी भी काम में गति का बहुत महत्व होता है। समय पर डिजास्टर मैनेजमेंट का काम होना। उधर पीएम मोदी ने अपने साइप्रस दौरे के दौरान जो है बिजनेस गोलमेज बैठक को संबोधित किया। शुरू करने के लिए आए थे। बिजनेस लीडर के साथ इतना बड़ा राउंड टेबल उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं। उन्होंने मेरे लिए और हमारी पार्टनरशिप के लिए जो सकारात्मक विचार रखे हैं, मैं इसके लिए भी आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। फ्रेंड्स, 23 वर्षों के बाद भारत के प्रधानमंत्री का साइप्रस में आना हुआ है और सबसे पहला कार्यक्रम
बिजनेस राउंड टेबल का हो रहा है। ये एक संकेत है कि भारत और साइप्रस के संबंधों में आर्थिक जगत से जुड़े लोगों का कितना महत्व है। आपके विचारों को मैंने बहुत गौर से सुना है। भारत साइप्रस आर्थिक संबंधों के लिए आपकी प्रतिबद्धता को मैंने महसूस किया है। आपके विचारों में सिर्फ संभावना ही नहीं, संकल्प को भी मैं महसूस कर रहा हूं। यह स्पष्ट है कि हमारे संबंधों में आगे बढ़ने की अपार अपार संभावनाएं हैं। फ्रेंड, साइप्रस लंबे समय से हमारा विश्वसनीय पार्टनर रहा है, जिसका आप लोगों ने भी उल्लेख किया, और भारत में यहां से उल्लेखनीय निवेश भी हुआ है। कई भारतीय कंपनियों ने भी साइप्रस में, और एक प्रकार से साइप्रस को यूरोप का गेटवे के रूप में ही देखा है। आज आपसी व्यापार $150 मिलियन पहुंच गया है, लेकिन हमारे रिश्तों की वास्तविक क्षमता इससे बहुत अधिक है। आप में से अधिकतर लोग भारत से जुड़े हुए हैं और पिछले 11 वर्षों में भारत की ग्रोथ स्टोरी को भी देखा है। पिछले एक दशक में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना और बहुत निकट भविष्य में हम दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने की दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। आज विश्व में भारत बहुत तेजी से ग्रो करने वाला एक इमर्जिंग इकोनॉमी में इसका स्थान है। साथियों, आप भली भांति जानते हैं, हमने टैक्स रिफॉर्म्स किए हैं। जीएसटी के साथ वन नेशन वन टैक्स प्रणाली लाई गई है। कॉर्पोरेट टैक्स रेशनलाइज किया गया है। हजारों की संख्या में कानूनों में डिक्रिमिनलाइजेशन करने का काम हमने किया है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, उस पर भी उतना ही बल दिया है। आज भारत में स्पष्ट नीति है, उसके साथ साथ स्टेबल पॉलिटी भी है। 6 दशकों के बाद ऐसा हुआ है कि एक ही सरकार लगातार तीसरी बार चुन करके आई है। भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड और टैलेंट से आप भली भांति परिचित हो और आपकी बातचीत में भी इसका जिक्र हुआ है। पिछले 10 वर्षों में डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक मिसाल बना है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के माध्यम से आज विश्व का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।